सो वेलकम वंस अगेन एंड आज के इस एपिसोड नंबर 2 में हम बात करेंगे मनी के बारे में, यानी मनी को करेंगे कंटिन्यू। तो कल की हमने इस क्लास में अपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करे थे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक बार सारे टॉपिक्स का हम रिकैप ले लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम क्या करते हैं, उसका लिंक नीचे शेयर कर देते हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो कल के अगर हम रिकैप की बात करें तो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी वो क्या क्या था। सबसे पहले हमने मनी का मीनिंग पढ़ा था, मनी का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी पढ़ा था। और थोड़े थोड़े मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में भी समझाया था। तो ये हमने कल की क्लास में यानी कल की वीडियो में पूरे टॉपिक्स को पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, मनी का फंक्शन क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था मनी एक मीडिएटर होता है, मनी के थ्रू हम चीज़ों को सेल करते हैं और मनी के थ्रू हम चीज़ों को क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं। तो सेल एंड परचेज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जब हम मनी के बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ मनी की बात करें तो मनी के फंक्शंस होते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मनी के फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, प्राइमरी के अंदर 2 फंक्शन होते हैं, सेकेंडरी के अंदर 3 फंक्शन होते हैं। अब ये कौन कौन से 2 और 3 फंक्शन होते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन का पहला फंक्शन, जिसका नाम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि मनी के थ्रू हम कोई भी चीज़ को सेल कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मनी एक्ट मीडियम, मनी एक मीडियम की तरह काम करता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप ये क्वेश्चन को, इस पॉइंट को लिखें तो आप इस तरह की इमेज भी इसमें बना सकते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मनी नहीं था, एब्सेंट था मनी का, तो हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होता था डबल को इंसिडेंट बॉन्ड्स का, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मनी में। तो पहला फंक्शन आपको समझ में आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब है मनी की हेल्प से हम चीज़ों को सेल कर सकते हैं और मनी की हेल्प से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल टॉपिक ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ मनी, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड पॉइंट है जिसका नाम है मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार, तो आपने झट से आंसर दे दिया 10 लाख 20 लाख जितने की आपकी गाड़ी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर पेन, तो आपने बोल दिया आपका 10 रुपये का, 20 रुपये का। जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो फ़ोन आपका 10,000 का है या 20,000 का है, वो टोटली डिपेंड करता है। तो आपने इन सब चीज़ों की वैल्यू कैसे निकाली, आपने कैसे झट से आंसर दे दिया, आपने आंसर दे दिया क्योंकि आज के टाइम में क्या था, मनी था। तो मनी से हम ईजिली चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। आप पहले कैसे मेज़र करते थे, एक बाउल में व्हीट है और एक बाउल में क्या है, राइस है, तो दोनों को कंपैरिजन करते थे, उसके बाद एक्सचेंज करते थे। तो इसमें बड़ा मुश्किल होता था चीज़ों को एनालिसिस करने का। तो यहाँ ये लिखा हुआ है मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट विच इम्प्लाइड दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज मेजर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। हम हर चीज़ की वैल्यू को किस में मेज़र करते हैं, हम हर चीज़ की वैल्यू को मॉनेटरी यूनिट्स यानी मनी में मेज़र करते हैं। ठीक, जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम बड़ा मुश्किल होता था चीज़ों की वैल्यू निकालना, कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होता नहीं था और हम क्या करते थे, किसी को ज़्यादा गुड्स देते थे तो किसी से कम गुड्स ले लेते। तो ये प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मेजर ऑफ वैल्यू यानी मनी के सेकेंड फंक्शन ने। ठीक, अब हम बात करते हैं मनी के फंक्शन नंबर 3, जिसका नाम है आपका स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, और ये सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। मैंने आपको कल भी समझाया था, जब मनी नहीं था तो डेफर्ड पेमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। आज के टाइम में डेफर्ड यानी फ्यूचर पेमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। कैसे, आपका एक घर बन रहा है सपोज़ 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो आपने कहा भाई मेरे से 5 करोड़ रुपए एडवांस में ले लेना, 5 करोड़ घर बनने के बाद ले लेना। तो ये फ्यूचर पेमेंट कब पॉसिबल हुआ, जब मनी का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो मनी के एवोल्यूशन होने के बाद जो फ्यूचर पेमेंट्स थे, ट्रांसफ़र पेमेंट थे, उनके ट्रांजेक्शन की लिमिट्स क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब आपका 10 करोड़ का घर बनना है, 5 करोड़ एडवांस दे दिया, 5 करोड़ बाद में ले। क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा हो सकता नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे मनी नहीं हो सकता था, तो कैसे होता। तो मनी हैज़ मेड डेफर्ड पेमेंट मच देन बिफोर। मनी के आने के बाद डेफर्ड पेमेंट बहुत इजी हो गया, जैसा मैंने आपको ये समझाया। व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम समबडी, हम किसी से पैसा बोरो करते हैं, वी हैव रिटर्न टू बोथ द प्रिंसिपल। जैसे हमने किसी से 10 रुपये बोरो किए
तो उसे 10 तो लौटाओगे नहीं, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा के दोगे तो आपने 2 रुपये, तो 12 रुपये आप उसे लौटा रहे हो, तो 2 रुपये लोन का अमाउंट हो गया, 10 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है इतना ईजिली कैलकुलेट करना? ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि मनी का इवोल्यूशन के बाद मनी हम ईजिली चीज़ों को सेल एंड परचेज में यूज़ होता था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट आपको समझ में आ गया। थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कल भी समझाया था, मैंने कहा कि भाई आप अपने 1 करोड़ रुपए अपने वॉलेट्स में स्टोर कर सकते हो। अब वॉलेट में कैसे स्टोर कर सकते हो? बहुत ईजिली स्टोर कर सकते हो। आपने 1 करोड़ बैंक में डाल दिया और आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्या कर रहे हैं? यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हो गया नहीं हो गया। और अब बाटा सिस्टम में मैं कहूँ आपके 1 करोड़ रुपए के तो छोड़ो, 1 लाख रुपए के वीट स्टोर कर लो, तो बड़ा मुश्किल होता था। वीट के लिए आपको जगह चाहिए, लोग चाहिए, लेबर चाहिए, इतनी सारे ट्रांजैक्शन होते थे। तो मनी आने के बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या हो गया? स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत ईजी हो गया। और जब मनी नहीं था तो स्टोर ऑफ वैल्यू, गुड्स को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। क्योंकि गुड्स को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों होता था? क्योंकि भाई गुड्स को आपने ख़रीदा, उसे रखना, उससे चोरी ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उसमें ये लिखा हुआ है, स्टोरिंग वेल्थ हैज़ बिकम कंसीडरेबली ईजी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। मनी के आने के बाद ये सब स्टोर बहुत ईजी हो गया। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पेपर, टाइटल्स, आप एफडी कर सकते हो, अपना घर बना सकते हो। बाटा सिस्टम में ये सब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मैंने आपसे कहा कि ज़रा मुरादाबाद से लेके यूएस पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो आपने क्या किया? यूपीआई खोला या ऑनलाइन पेमेंट कोई भी खोला, फॉरेक्स खोला, आपने विद इन अ सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफ़र पेमेंट कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ बाटा सिस्टम में आप 1 लाख रुपए के वीट ट्रांसफ़र कर दो, जैसे आप दिल्ली से मुंबई ट्रांसफ़र कर दो, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जितने की वीट नहीं उतने का खर्चा हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी बाटा सिस्टम में कि हम चीज़ों को ट्रांसफ़र ईजिली नहीं कर पाते थे। लेकिन मनी के आने के बाद हमने चीज़ों को ईजिली ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये मनी के हमने कुछ फंक्शंस पढ़े, फिर से मैं आपको बता देता हूँ मनी के कितने फंक्शन हैं। मनी के 2 फंक्शन हैं। अब आप 2 कहेंगे कैसे कैसे? एक तो प्राइमरी फंक्शन है और एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। पहला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा था मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और सेकेंडरी में आपके 3 फंक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो ये मनी के फंक्शंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और ये कहीं ना कहीं बोर्ड्स आपसे इन क्वेश्चंस को पूछ लेता है। क्लियर हो गया? तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। मनी की सप्लाई कौन करता है मार्केट में? हम और आप करते हैं? नहीं। मनी की सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्या केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है मनी की सप्लाई? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू के आने के पूरे चांसेस है। अगर आपसे पूछे सप्लाई ऑफ मनी क्या है, तो आप बताएंगे सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों होता है? क्या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेली मनी ट्रांसफ़र करता है, डेली मनी प्रिंट करता रहता? नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करता है ना। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पे, एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे उनने 1 अप्रैल को 20 लाख करोड़ ट्रांसफ़र कर दिया, यानी मार्केट में फ्लो कर दिया। ऐसा तो नहीं है फिर कल करेगा, वो एक पर्टिकुलर समय पे करता है। इसीलिए सप्लाई ऑफ मनी क्या बोला गया है? इसीलिए बोला गया है सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। वो तो 1 मार्क्स में आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है। सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं इसको लिख लीजिए, ठीक। अब मनी को मेज़र करने के 4 मेथड होते हैं। 4 मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका M1 मेज़र, ठीक है, एक होता है M1, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4। M1, M2, M3, M4 आपके सिलेबस में केवल M1 है, तो हम M1 पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। M1 का फॉर्मूला था C + DD + OD। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। C यानी करेंसी, DD यानी डिमांड डिपॉजिट्स, OD यानी अदर डिपॉजिट्स। तो करेंसी, आपका करेंसी क्या होता है? जो पैसा आपके और हमारे पास है। DD यानी डिमांड डिपॉजिट्स, C मतलब करेंसी जो पब्लिक के पास पैसा है। डिमांड डिपॉजिट्स यानी जो पैसा आपका कॉमर्शियल बैंक्स में रखा हुआ है, जिसको आप कभी भी चेकेबल के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। और OD यानी अदर डिपॉजिट्स, जैसे डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, डिमांड डिपॉजिट विद RBI फॉरेन बैंकों के पास जो रखा हुआ है, और डिमांड डिपॉजिट जो IMF वगैरह वर्ल्ड बैंक के पास है। तो ये सब चीज़ें होती हैं अदर डिपॉजिट्स। तो बस आपको M1 का फॉर्मूला याद रखना है, C + DD + OD, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं। टर्म डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि टर्म डिपॉजिट्स ऑलवेज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर यहाँ लिख के मैं आपको बताऊँ टर्म डिपॉजिट्स और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स। तो टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि जो टर्म डिपॉजिट्स होता है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए एफडी कर दी, तो ये क्या हो गया? टर्म डिपॉजिट्स हो गया, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया, ठीक है। और आपके सेविंग अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो होता है आपका डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो क्या टर्म डिपॉजिट्स को कोई भी इंसान कभी भी विड्रॉ कर सकता है? नहीं, वो कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। टर्म डिपॉजिट और नॉट चेकेबल डिपॉजिट, जो आप चेक काट के किसी को देते हैं तो वो पैसा आपका डिमांड डिपॉजिट से कटता है, यानी सेविंग अकाउंट से कटता है, ना कि आपका चेक से कटता है, ठीक है। अब वहीं डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें, इसका कोई भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। मनी इन डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉल, इसको मनी को आप कभी भी क्या कर सकते हैं? अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, और जो चेक आप किसी को काट के देंगे तो पैसा जो आपके अकाउंट से कटेगा वो डिमांड डिपॉजिट से कटेगा, ना कि टर्म डिपॉजिट से कटेगा। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स। ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया, C+DD+OD और क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज आरबीआई। तो मार्केट में मनी की सप्लाई करता ही करता है, यानी लोगों को क्या आरबीआई पैसा देता है? नहीं, आरबीआई का काम है मनी को सप्लाई करना। मनी का सप्लाई जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया। सप्लाई जो करता है, हु सप्लाई मनी, सबसे पहला सेंट्रल बैंक करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है, गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, एंड आरबीआई इंडिया में करता है, फेडरल रिजर्व बैंक यूएस में करता है, बैंक इंग्लैंड यूके में करता है। तो आरबीआई का प्रिंसिपल जो मेन रोल होता है वो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी होता है, और आरबीआई नोट्स को प्रिंट करता है। अब आप कहेंगे सर आरबीआई के बाद नोट छापने की मशीन है तो वो कितना भी छाप दे, नहीं, वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को क्रिएट करके रखता है। जैसे हमने एग्जांपल पे लिया 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व आरबीआई रखता है, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड है और 85 करोड़ क्या है? फॉरेन करेंसी है। तो ये इस तरीके से आरबीआई क्या करता है? नोट्स को प्रिंट करता है और उसके बाद इशू करता है। अगर नोट्स को सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल सप्लायर है आरबीआई। उसके बाद है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक हम लोगों को देता है। क्या हमारा अकाउंट आरबीआई के पास है? नहीं, हमारा अकाउंट किसके पास है? कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के थ्रू यानी पब्लिक को पैसा देता है। इसको मैं आपको अगर समझाऊँ तो ये है कि आरबीआई क्या करता है? आरबीआई नोट्स को प्रिंट कर रहा है। अब नोट्स को प्रिंट करके सीधा तो हमें देगा नहीं, वो कॉमर्शियल बैंक को देता है कुछ टर्म्स एंड डिपॉजिट्स पे। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक पब्लिक यानी हमें और आपको पैसा वो देता है, चाहे लोन पे दे चाहे वो कैसे दे। तो एक चेन होती है जो ऐसे चलती है। और नोट्स को प्रिंट करने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ 200 करोड़ का रिजर्व चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो कॉमर्शियल बैंक क्या है? एक सेकंड सिग्निफिकेंस है सप्लाई सोर्स का। सेंट्रल बैंक की तरह नहीं करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक जैसा करता है। और उसके बाद है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब थर्ड सोर्स है, जो भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन्स को इशू करता है। तो 1 रुपये का नोट जो है वो कौन इशू करता है? वो करता है आरबीआई। और जितने भी कॉइन्स हैं, 1 रुपये का जो नोट है वो इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी भारत सरकार, और जो सारे कॉइन्स हैं उसको भी ये करता है। और बाकी के जितने भी नोट्स हैं वो सब कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो अगर आपसे कभी पूछे हु सप्लाई मनी, तो आप बताएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेन है, उसके बाद कॉमर्शियल बैंक है, उसके बाद गवर्नमेंट है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? उसके बाद आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बैंक मनी क्या होता है। बैंक मनी का मतलब होता है वो डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स जो लोगों के पास है, जो आप चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। और हाई पावर्ड मनी होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो हमारे पास है। जो वॉल्ड कैश है कॉमर्शियल बैंक के पास, जिसको वो क्या कर सकता है? CRR की तरह क्रिएट कर सकता है। ये हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई, और जो पैसा कॉमर्शियल बैंक का किसके पास रखा हुआ है? आरबीआई के पास। उन सब मनी को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन दे रखा है, हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। प्रोड्यूसर कौन है मनी का? या तो सरकार है या बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। और मनी का M1 वाला फॉर्मूला याद रखना, C+DD+OD। क्लियर हो गई बात? तो बस चैप्टर ख़त्म हो गया। इजी चैप्टर है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे इसको सब्सक्राइब करके अपने डाउट्स यहाँ पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जाते जाते मैं, अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए, नोट्स कैसे हैं? नोट्स ऐसे हैं। अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए, जैसे मनी, फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन जो मैंने आपको ऊपर समझाया,
ये इसके सारा डिटेल में आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। सेकेंडरी हो गया, उसके बाद बाटा सिस्टम के ड्रॉबैक्स हो गए, उसके बाद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया, उसके बाद आपके स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, मतलब कंप्लीट नोट्स, फिएट, फिड्यूशरी मनी। अगर आप इन सब के नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पे हमने फाइनल कर दिया है चैप्टर नंबर 5 मनी। अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और जाते जाते कमेंट करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। और नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।